हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी, फिर हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, और हम समझेंगे कि किसके द्वारा अपॉइंटमेंट जो है किया जाता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग कुछ बात की गई है फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। फिर हम देखेंगे कि क्या टेन्योर होता है मेंबर्स ऑफ यूपीएससी का या फिर चेयरमैन का, एंड क्या रिटायरमेंट एज जो है वो सुनिश्चित किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा। फिर हम देखेंगे रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी या फिर चेयरमैन को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, चेयरमैन एंड बाकी जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है वो हम देखेंगे। एंड रिमूवल के तहत ही हम देखेंगे कि जब मिसबिहेवियर के बेसिस पे रिमूव किया जाता है तो एक इंक्वायरी जो है की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब वो इंक्वायरी की जाती है, क्या वो बाइंडिंग रहता है प्रेसिडेंट के ऊपर, यानी रिपोर्ट में जो कह दिया गया है वही प्रेसिडेंट को करना है, या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उस पॉइंट पे डिसीजन जो है ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड वी विल स्टार्ट विद कंपोजिशन ऑफ यूपीएससी। अगर हम यूपीएससी के कंपोजिशन की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 से लेके अनुच्छेद 323 जो है इस रिस्पेक्ट में बात करता है। एंड आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल नंबर 323 तक अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी के बारे में ही नहीं, यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात किया गया है। और ये जो चीज़ें हैं ये फॉल होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 के अंदर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 जब आप देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 315 से लेके आर्टिकल नंबर 323 तक, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, किस तरीके से अपॉइंटमेंट जो है किया जाएगा, कौन जो है अपॉइंटमेंट करेगा यूपीएससी के चेयरमैन का एंड अदर जो मेंबर्स है उनका, रिमूवल प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से जो मेंबर्स हैं एंड चेयरमैन हैं उनको रिमूव किया जाएगा, कितनी इंडिपेंडेंस जो है इस बॉडी को दी जाएगी, क्या पावर रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा यूपीएससी का, वो सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल नंबर 323 तक में बताई गई है। साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 323 के बाद कौन सा आ जाता है, आर्टिकल नंबर 324, एंड ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें याद रहना चाहिए। यूपीएससी जो है उसको ये काम दिया गया है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाए। सेंट्रल सर्विसेज के अंदर ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर जो भी पोस्ट फॉल होते हैं उनका भी एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आते हैं, सो ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ओके, उसी तरीके से सेंट्रल सर्विसेज के अंदर जो भी ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर पोस्ट फॉल होते हैं उन सबका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। आर्टिकल नंबर 315 को अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 315 में बताया गया है कि भारत के अंदर एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास खुद का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। बट दो या दो से अधिक स्टेट्स अगर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहते हैं तो दो या दो से अधिक स्टेट मिलके प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे उनको प्रोवाइड करेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है कि अगर हमसे ये पूछा गया कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, तो आपको सीधा आंसर देना है नो। ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो दोनों बॉडीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं एंड अदर जो मेंबर्स होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देन अगर हम देखें कि इंडिया में जब फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था ऑन 1 अक्टूबर 1926, आई होप दैट यू रिमेंबर कि फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1926 में किया गया था। बिकॉज इस चीज़ को मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर यूपीएससी का जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन इंडिया में किया गया था उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन बनाए गए थे। तो फर्स्ट जो चेयरमैन बनाए गए थे वो थे रॉस बारकर। ठीक है, इंडिया में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जब हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, उसका चेयरमैन जो है बनाया गया था रॉस बारकर को। एंड अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो कमीशन था इसका पहला इंडियन चेयरमैन किसको बनाया गया, तो एच.के. कृपलानी जो हैं वो फर्स्ट इंडियन बने जो चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए थे इस कमीशन के अंडर में। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये हमारे लिए
इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैक्चुअल चीज़ें हैं बट कभी अगर पूछा जाए तो ये हमें हेल्प कर सकता है। देन प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितने मेंबर्स होंगे यूपीएससी के अंदर। भारतीय संविधान में कोई फिक्स टर्म नहीं दिया गया है कि इतने ही मेंबर्स जो है यूपीएससी के अंदर होना चाहिए। ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ा गया है कि वो डिसाइड करें कि कितने मेंबर होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर छोड़ा गया है, इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कितने मेंबर्स जो है यूपीएससी कमीशन के अंदर रहेंगे। एंड टाइम टू टाइम इसको चेंज किया जा सकता है, जैसा वर्कलोड रहेगा उसके हिसाब से, जैसा काम उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके अनुसार से, ठीक है। बट यूजुअली देखा जाता है कि 9 से 11 जो है मेंबर होते हैं यूपीएससी के अंदर। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कोई क्वालिफिकेशन जो है नहीं बताया गया है भारतीय संविधान में कि कोई पर्सन अगर इन चीज़ों को होल्ड करता है, ये क्वालिफिकेशन होल्ड करता है तो ही वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है। ऐसी कोई भी बात जो है भारतीय संविधान में नहीं कही गई है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप इस पॉइंट को याद रखें। देन क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ एक चीज़ कही गई है भारतीय संविधान के अंदर कि जितने भी मेंबर्स बनाए जाएंगे यूपीएससी कमीशन के अंदर, उनमें से आधे जो लोग होंगे, ठीक है, 50% जो लोग होंगे वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत या किसी स्टेट गवर्नमेंट के तहत पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड किया हुआ हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी मेंबर बनाए जाएंगे यूपीएससी के अंदर, मान लिया कि 10 मेंबर है तो 10 में से 5 जो मेंबर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनके पास कम से कम 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में उन्होंने पोस्ट होल्ड किया हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के तहत उन्होंने पोस्ट होल्ड किया हो, ओके। देन टेन्योर की अगर हम बात करें तो जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं एंड अदर जो मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति 6 साल के लिए की जाती है, या फिर जब वो 65 साल के हो जाते हैं तब उनको रिटायर जो है कर दिया जाता है। तो जो भी पहले पहुंच जाता है उस हिसाब से रिटायरमेंट जो है दी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो 52 की उम्र में चेयरमैन या फिर मेंबर बना, तो वो कितने साल के लिए काम करेगा, वो 6 साल के लिए काम करेगा, यानी 58 की उम्र में वो फिर जो है रिटायर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन 63 की उम्र में चेयरमैन या फिर मेंबर बनाया गया तो वो कितने साल के लिए काम करेगा, तो वो 2 साल के लिए ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि 65 जो है वो रिटायरमेंट एज है। तो जो पहले पहुंच जाए, 6 साल पहले हो जाए या फिर 65 की उम्र वो पहुंच जाए, तो उस हिसाब से उनको रिटायरमेंट जो है दी जाती है। रिमूवल की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चेयरमैन या फिर अदर जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के उनको रिमूव कर सकते हैं, बट किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको रिमूव किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट बताया गया है कि अगर यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि अगर यूपीएससी के चेयरमैन या फिर अदर जो मेंबर्स हैं वो पेड एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व पाए गए तो उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। वो यूपीएससी का पोस्ट होल्ड कर रहे यूपीएससी के मेंबर हैं वो, और साथ ही साथ अगर वो पेड एम्प्लॉयमेंट में बाहर में इन्वॉल्व हो रखे हैं, बाहर में कहीं पे वो सैलरी लेते हुए नौकरी कर रहे हैं, तो उस केस में भी उनको जो है रिमूव किया जा सकता है कमीशन के मेंबरशिप से। देन थर्ड जो पॉइंट है वो बताया गया है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है या फिर अदर जो मेंबर्स हैं वो मेंटली या फिर फिजिकली फिट नहीं है उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, तो भी उनको निकाला जा सकता है। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ मिसबिहेवियर के बेसिस पे भी रिमूव किया जा सकता है। एंड जब मिसबिहेवियर के बेसिस पे रिमूव किया जाता है तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब भी यूपीएससी के चेयरमैन या फिर अदर मेंबर्स को मिसबिहेवियर के बेसिस पे रिमूव किया जाएगा तो इसके लिए ये जो केस है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करती है, और ये जो इंक्वायरी होता है इसका रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट के पास फिर जमा किया जाता है, और इस रिपोर्ट के तहत, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के तहत जो बात बताई जाती है, जो एडवाइस दिया जाता है प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग हो जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो इंक्वायरी की उसमें उन्होंने कहा कि हाँ ये पर्सन जो है गिल्टी पाया गया है, तो प्रेसिडेंट को उस केस में उस मेंबर को या उस चेयरमैन को रिमूव करना ही पड़ेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंक्वायरी के अंदर कहा है कि जी नहीं, ये मिसबिहेवियर का गिल्टी पर्सन जो है नहीं पाया गया है, तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते। सो ये जो पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है और उसका जो रिपोर्ट दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तो वो जो रिपोर्ट है, वो जो एडवाइस है जो सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद दिया गया है, वो बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और जब ये इंक्वायरी का
केस चल रहा होता है, यानी जब इंक्वायरी चल रही होती है, तब उस समय प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं उन मेंबर्स को, यूपीएससी के मेंबर को, या फिर जो चेयरमैन है उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कैन, मतलब जरूरी नहीं है कि उनको सस्पेंड ही करके रखा जाए। वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट उनको सस्पेंड करके रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते। ओके, देन चेयरमैन एंड अदर जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर मिसबिहेवियर का केस कब जो है लागू होता है, तो तब लागू होता है जब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रहें, बिकॉज इनके ऊपर ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जाते हैं। थोड़ा इधर उधर से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ये जो चीज़ें हैं अगर आप याद रखते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आराम से आप टैकल कर पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमेशा सच का साथ देने की कोशिश करें, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपके एक झूठ की वजह से किसी का विश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है। वो शख्स जो है वो विश्वास करने से पहले बहुत बार सोचता है कि विश्वास करे या ना करे। किसी की ज़िंदगी जो है वो भी बर्बाद हो जाती है आपके एक झूठ की वजह से। सो प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप जो भी रिश्ता रख रहे हैं, जो भी रिलेशन रख रहे हैं, जो भी फ्रेंडशिप मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पे आप सच को जो है बेस बनाएं एंड सच के बुनियाद पे ही उस रिश्ते को खड़ा करें। बिकॉज अगर आपने झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता खड़ा किया है तो सच की एक छोटी सी आंधी जो है वो उस चीज़ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। सूरज, चांद और सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते, इनको ज़्यादा देर तक छुपा के रखा नहीं जा सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आप भले ही झूठ के सहारे कुछ दिनों तक काम चला लेंगे, बट सच्चाई जो है एक ना एक दिन वापस ज़रूर आती है। सो ये था आज का मेरा एक सजेशन आपके लिए, एक रिक्वेस्ट आपके लिए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके, एंड आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।